वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ द एसी सर्किट और ये है हमारा पार्ट 3। ये पार्ट 3 में आज हम आरसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल एज वेल एज पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. Once again, नमस्ते and welcome to the निहार एकेडमी। मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सीरीज आरसी सर्किट। तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटर सी को एक बैटरी की सीरीज में जोड़ रही हूँ। सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज वी आर, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज वी सी और जो बैटरी का वोल्टेज है वो है वी। नाउ वी नो दैट V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, बट अगर उसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा वी आर स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। यहाँ पे वी आर की जगह मैं लिखूंगी आई आर, सो आई आर का स्क्वायर, और वी सी की जगह लिखूंगी मैं आई एक्स सी, सो आई एक्स सी का स्क्वायर। मुझे यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर सामने की तरफ जाएगा तो बनेगा रूट और रेस्ट ऑफ द अंदर की टर्म वो एज इट इज रहेगी। अब दोनों टर्म में आप नोटिस करो तो आई कॉमन है बट टर्म का स्क्वायर है, इसलिए मुझे यहाँ पे आई स्क्वायर को कॉमन निकालना है और अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो ये रूट की साइन है वो आई स्क्वायर को भी अलग और रेस्ट ऑफ द टर्म को भी मैं अलग दे रही हूँ। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट आई में से कट, सो यहाँ पे बचेगा आई सिर्फ, और जो दूसरी टर्म है उसमें जो स्क्वायर है वो इंडिविजुअल है, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है। अगर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होता, होल स्क्वायर होता, तो हम स्क्वायर स्क्वायर रूट को वहां पे भी कट कर सकते थे, पर यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो रूट वाली टर्म है वो एज इट इज रहेगी और जो रूट की अंदर जो टर्म है उसको हम इम्पीडेंस के नाम से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यही सीरीज में जो हमें टर्म मिली, जो z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको हम इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। व्हाट इज इम्पीडेंस? इम्पीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सर्किट, मीन्स ये दोनों कंपोनेंट कंबाइन मिलके हमें कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उसको हम इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। जब हम कोई भी सर्किट है जैसे कि आरएल, आरसी, आरएलसी, मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, तब हमें कोई भी सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड करना पड़ता है। मीन्स आर और एल, आर रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो एल हमें रिएक्टेंस ऑफर करता है, आर सी तो आर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करता है, आर एल सी। तो जब ऐसे कॉम्बिनेशन पिक्चर में आते हैं तब हमें इम्पीडेंस फाइंड करने होते हैं। मीन्स अल्टीमेटली वन मोर टाइम, तो ये पूरे कंपोनेंट मिलके हमें कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस। अब मैं अगले इक्वेशन में वैल्यू मूकूं तो v इक्वल टू आई इंटू पूरा हमारा इक्वेशन था उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी z। अगर मुझे i फाइंड करना है सो v बाई जेड इक्वल टू आई। अब v अपॉन इम्पीडेंस की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो हमें i की वैल्यू मिल गई। चलिए अब वेक्टर डायग्राम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने I को एक रेफरेंस वेक्टर के तौर पे लिया है। अब मुझे सबसे पहले VR को इंडिकेट करना है। VR मीन्स वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है उसको मुझे I के साथ ही इन फेज दिखाना है। बट दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। तो हमें प्योर कैपेसिटर की थियरी में जाना है कि कैपेसिटर में वोल्टेज है वो करंट की कंपैरिजन में 90 डिग्री पीछे रहता है। तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज को नीचे की तरफ दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है कैपेसिटर का वो करंट की कंपैरिजन में 90 डिग्री पीछे रहता है, इसलिए मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा। उसका रिजल्टेंट मिलेगा वो v, बिकॉज वी आर प्लस वी सी मीन्स अल्टीमेटली v, और जो हमें बीच में जो एंगल मिलेगा उसको हम बोलते हैं फाई, जो अल्टीमेटली v और i के बीच का एंगल है। उसके बारे में डिटेल में हम एंड में जानेंगे। चलिए डिस्कशन की ओर और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट सर्किट है वो है सीरीज आरएलसी सर्किट। तो यहाँ पे मुझे अगर इम्पीडेंस की वैल्यू जाननी है तो होगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल ऑलमोस्ट सिमिलर टू एक्सी स्क्वायर। इट मीन्स कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स एक्सएल बड़ा हो सकता है और एक्सी छोटा हो सकता है,
और दूसरी पॉसिबिलिटी है XC बड़ा हो सकता है और XL छोटा हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज XL बड़ा है तो हम लिखेंगे XL को पहले माइनस करके XC को पीछे और होल स्क्वायर। अगर XC बड़ा है तो उसको पहले लिखेंगे माइनस करके XL को पीछे लिखेंगे। मीन्स जो टर्म बड़ी वो आगे और माइनस करके जो टर्म छोटी होगी उसको पीछे लिखा जाएगा। पर यहाँ पे हम थ्योरी के दौर पे स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमें ऑलमोस्ट सिमिलर की साइन दिखाई है। यहाँ पे भी सेम, अगर मुझे करंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगी V/Z और यहाँ पे Z की जगह में जो इक्वेशन मुझे मिला वो मैं लिख दूंगी। यहाँ पे अगर मुझे वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है तो मुझे दो पॉसिबिलिटी लेनी है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है जो अभी हमने सीखा कि XL की बड़ी वैल्यू है XC के कंपैरिजन में। तो चलिए सबसे पहले रेफरेंस वेक्टर I को ही लेंगे और हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो करंट के फेज में होता है। सो वी आर इन फेज विद द I। अब हमें इंडक्टर की बारी लेनी है तो हमें पता है कि इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो करंट की कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे होता है। तो यहाँ पे मुझे VL अगर दिखाना है तो उसको मैं ऊपर की तरफ दिखाऊंगी। क्यों? तो कि इंडक्टर में जो करंट की कंपैरिजन में वोल्टेज 90 डिग्री अहेड होता है। और यहाँ पे मैंने फिर भी केस भी यही लिया है कि XL XC से बड़ा है। मीन्स जो वोल्टेज अक्रॉस इनडायरेक्टली जो इंडक्टर होगा वो कैपेसिटर की अक्रॉस के वोल्टेज की कंपैरिजन में बड़ा होगा, इसलिए ब्लू कलर की लाइन मैंने ऐसे दिखाई है। अब नेक्स्ट बारी है कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने की। तो इट मीन्स कि हमने अभी ही सीखा कि वोल्टेज का जो कैपेसिटर अक्रॉस का है वो करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो मुझे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिखाना है तो उसको नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। क्यों? तो कि वो करंट की कंपैरिजन में 90 डिग्री पीछे है, इसलिए मुझे उसको नीचे दिखाना पड़ेगा। और उसकी हाइट छोटी इसलिए है कि यहाँ पे हमने केस लिया है कि XL बड़ा है और XC छोटा है। मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस जो इंडक्टर का है वो बड़ा है और कैपेसिटर का छोटा है। तो हमें पता चले कि वोल्टेज और इसके बारे में क्या रिलेशन है। तो अभी हमने जाना V इक्वल टू, सपोज VL बोले तो VL इक्वल टू IXL होगा और VC इक्वल टू IXC होगा। इससे XL और XC की वैल्यू की डायरेक्ट वोल्टेज पर इफेक्ट आने वाली है। सो XL बड़ा तो V इक्वल टू IXL, सो VL भी बड़ा और VC छोटा। क्यों? तो क्या यहाँ पे हमने XC की वैल्यू छोटी कंसिडर की है। सो VC इक्वल टू IXC, सो XC छोटा तो VC भी छोटा। दैट इज द ओनली थिंग डन। अब हमें ये जो VC की वैल्यू है वो छोटी है तो उसको हम VL में से डिडक्ट करेंगे, बिकॉज हमें तो अल्टीमेटली ओवरऑल सर्किट के बारे में जानना है। तो अल्टीमेटली हमें जो V की वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी। और ये जो वोल्टेज वेक्टर और करंट वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसको हम फाई के नाम से जानते हैं। उसके बारे में डिटेल में एंड में सीखेंगे। चलिए दूसरा केस ले लेते हैं, XL लेस देन XC। तो यहाँ पे भी सबसे पहले रेफरेंस वेक्टर करंट I, फिर VR, पर यहाँ पे हमने XC को बड़ा किया। मीन्स VC वाली लाइन लंबी होगी और VL वाली लाइन छोटी होगी। अब छोटी लाइन है उसको बड़ी वाली लाइन में से मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। डन। सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी V और वोल्टेज और करंट वेक्टर के बीच में जो एंगल आया वो हुआ में मिला फाई। चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे थियरी है वो है अबाउट पावर ट्रायंगल। डन। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने RL सीरीज सर्किट रखी है। अब उसमें जो कंपोनेंट रेजिस्टेंस है उसको मैं रेफरेंस वेक्टर के तौर पे पावर ट्रायंगल में दिखा रही हूँ R। क्यों R को रेफरेंस वेक्टर में लिया? तो कभी ही हमने सीखा कि रेजिस्टेंस में से जो वोल्टेज और करंट होता है वो दोनों फेज में होते हैं। अगर यहाँ पे रेफरेंस मैंने करंट लिया होता तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो उसके फेज में होता है, जो हमें अगली साइड में देखा, इसलिए R यहाँ पे। फिर नेक्स्ट XL ऊपर जाएगा। क्यों? तो कि करंट की कंपैरिजन में जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है वो 90 डिग्री आगे होता है, जो अभी ही हमने अगली स्लाइड में सीखा। डन। तो इसलिए XL को ऊपर की तरफ दिखाया और उसका जो रिजल्टेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं Z और जो हमें अंदर एंगल मिलता है उसको हम बोलते हैं फाई। तो ये है हमारे लिए पावर ट्रायंगल फॉर RL सीरीज सर्किट। और उसको मुझे अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखना है तो मैं इसे लिखूंगी R प्लस JXL।
क्यों? तो कि एक्सेल है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव। अब हम आरसी सीरीज के लिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे आर तो रेफरेंस के तौर पे, और मैं एक सी को नीचे की तरफ दिखाऊंगी। क्यों? अभी ही हमने जाना कि जो करंट है उसकी कंपैरिजन में जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो 90 डिग्री पीछे रहता है। तो इसलिए अगर रेफरेंस के तौर पे करंट के लिया होता तो यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है उसको हमने नीचे दिखाया, जो हमने अगली स्लाइड में ही सीखा। तो यहाँ पे आर, एक सी को नीचे की तरफ, और उसका जो रिजल्टेंट है वो है जेड, और यह है हमारा फाइनल आंसर। और उसको अगर मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगी माइनस, बिकॉज एक्सी है वो नीचे की तरफ है और जो एक्सेल है वो ऊपर की तरफ है। सो इसलिए उसको प्लस, उसको नीचे की तरफ एक्सी को दिखाया है, इसलिए उसको लिखेंगे हम माइनस। और वन मोर टाइम मैं रिपीट कर रही हूं, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो रेफरेंस वेक्टर आई है उसको नहीं दौड़ा है। आई की कंपैरिजन में हमें पता है कि इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहता है, पर यहाँ पे हम पावर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इसलिए वोल्टेज नहीं बोल रहे हैं, उसको हम आर, एक्सएल एज वेल एज जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टर का मीन्स करंट की कंपैरिजन में वो आगे, और कैपेसिटर का तो करंट की कंपैरिजन में वो पीछे, इसलिए एक्सएल ऊपर और एक्सी नीचे की तरफ है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। डन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तब हम जानेंगे पावर फैक्टर के बारे में। देन तो पावर फैक्टर है वो है वोल्टेज और करंट, जो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि इसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल था जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर उसके आगे मैं कोस फंक्शन लिखा दूं तो उसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर। इट इज अ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वेक्टर। नेक्स्ट उसकी जो डिफाइन है वो है इट इज अ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस, मीन्स पुली सर्किट का जो इम्पीडेंस है उसमें से जो रेजिस्टेंस है उसको हम रेफरेंस में ले तो उसका जो रेशियो मिलेगा उसको भी हम पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी डिफाइन है उसकी ये है इट इज अ रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर, मीन्स हम लोड को अपरेंट पावर सप्लाई करते हैं, बट इसमें से लोड एक्चुअली जो पावर कंज्यूम करता है वो है ट्रू पावर, जिसको हम एक्टिव पावर के नाम से जानते हैं। तो टोटल पावर सप्लाई किया, इसमें से लोड ने एक्चुअली कितना पावर कंज्यूम किया वो भी अगर हमें जानना है तो हम कोस फाई मीन्स पावर फैक्टर के नाम से जान सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सपोज मैं एक यहाँ पे एक वोल्टेज वेक्टर को रेफरेंस के तौर पे ले रही हूँ और मैंने एक दूसरा फाई एंगल पे लिया करंट वेक्टर। अब एक करंट वेक्टर फाई एंगल पे है तो मुझे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा वोल्टेज के फेज में और उसको हम बोलेंगे आई कोस फाई। देन और उसको हम एक्टिव कंपोनेंट के नाम से जानते हैं बिकॉज वो वोल्टेज के फेज में है। और जो दूसरा जो परपेंडिकुलर में मिलेगा उसको हम आई साइन फाइन के नाम से जानते हैं और वो वोल्टेज की कंपैरिजन में परपेंडिकुलर है, इसलिए हम उसको रिएक्टिव कंपोनेंट के नाम से जानेंगे। तो चलिए वन मोर टाइम देख लेते हैं कि जो कंपोनेंट है करंट का है वो वोल्टेज के फेज में है, उसको एक्टिव कंपोनेंट बोला जाएगा और उसको बोलेंगे हम आई कोस फाई। और जो कंपोनेंट है वो वोल्टेज के कंपोनेंट की कंपैरिजन में परपेंडिकुलर है, उसको हम बोलेंगे रिएक्टिव और उसको हम आई साइन फाई के नाम से जानते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तब फाइनल और लास्ट थियरी वो है एपरेंट, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। तो अगर हमें कोई पूछे कि एपरेंट पावर आप किसको बोलेंगे तो एपरेंट पावर मीन्स इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और एपरेंट पावर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एस इक्वल टू वी इंटू आई। अब हमें पता है कि आई इक्वल टू वी बाई जेड, तो यहाँ पे मैं आई वी इक्वल टू आई जेड लिख रही हूँ, मीन्स वी की वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो वी इक्वल टू आई जेड इंटू आई, सो अल्टीमेटली अवर आंसर वुड बी आई स्क्वायर जेड। नेक्स्ट जो पावर होता है वो है एक्टिव पावर, मीन्स इट इज एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय अ सर्किट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी आई कोस फाई के नाम से। डन। और दूसरा उसका रिप्रेजेंटेशन है वो है आई स्क्वायर आर। थर्ड है वो है रिएक्टिव पावर, तो वो एक ऐसा पावर है जो लोड और सोर्स के बीच में बैक एंड फोर्थ फ्लो होता रहता है विदाउट डूइंग यूजफुल वर्क। डन। उसको हम रिएक्टिव पावर के नाम से जानते हैं, उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो फॉर्मूला है वो है वी आई साइन फाई।
अब वन मोर थिंग मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के दौर पे सिखा देती हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली याद रखना है तो हमें एक वेफर, सिंपली लेज ले लो, बालाजी ले लो, XYZ जो भी आपके शहर में वेफर आती हो, उस वेफर का पैकेट लीजिए। और जो वेफर का पैकेट है उसमें हमें दो चीज अंदर होती है, एक होती है एयर और दूसरा होता है पोटैटो वेफर। डन। तो जो पोटैटो वेफर है वो हमारे लिए यूजफुल है बिकॉज हम वो खाते हैं। तो सो पूरा पैकेट है वो हमारे लिए है एपरेंट, उसमें से जो पोटैटो वेफर है वो मेरे और आपके लिए एक्टिव है। बट एयर इसलिए ऐड की जाती है कि क्योंकि लॉन्ग टाइम तक ये वेफर बिगड़े नहीं। तो एयर तो मेरे और आपके लिए यूजफुल नहीं है बट उसका होना जरूरी है, तो उसको हम रिएक्टिव कंपोनेंट के नाम से जानेंगे कि हमारे लिए यूजफुल तो नहीं है पर उसके बिना चलता भी नहीं है। डन। तो पूरे वेफर का पैकेट है वो हमारे लिए एपरेंट, उसमें से जो पोटैटो वेफर है वो एक्टिव जो हम कंज्यूम करते हैं, और जो एयर है वो हमारे लिए है रिएक्टिव। ये एक इजी वे टू रिमेंबर है। अब पावर ट्रायंगल को मुझे इंडिकेट करना है तो यहाँ पे जो एक्टिव पावर होगा उसको रेफरेंस में लेंगे, उसकी 90 डिग्री में जो हमें मिलेगा वो रिएक्टिव, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो है एपरेंट, बिकॉज एक्टिव प्लस रिएक्टिव ही अल्टीमेटली एपरेंट होता है और उसके बीच का एंगल होता है वो है 5। सो ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सामने की वैल्यू को मैं रूट में रिप्रेजेंट करूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द डिटेल पार्ट नेक्स्ट, एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।